नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबके सामने उपस्थित हूं आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारा सी सेट का आंसर की। याद रखिएगा, इस आंसर की में हम प्राथमिकता देंगे जो हमारा गद्यांश परिच्छेद वाला जो ऑप्शन होता है उसको। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हमारा जो परिच्छेद एक दिया, बोला गया है यहाँ पर हमें निर्देश क्या दिया है कि परिच्छेद में 4 प्रकार के निम्नलिखित 4 प्रश्नों के निर्देश दिए गए हैं। 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन 2 में सिर्फ इन्होंने 4 प्रश्न दिए और धीरे धीरे प्रवृत्ति बदल चुकी है। पहले एक में 4-5 देता था, अब एक में कभी एक परिच्छेद में एक ही प्रश्न देता है, कभी एक में 2 देता है, कभी 3 देता है। ये चेंजेस आता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ में अगर आपको इसका आंसर की तरफ जाने की बात करें तो इसको आप ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे छोटे ही आराम से आप इसको कर भी सकते हैं। 5-6 लाइनों का मतलब ये देखा जाए, पैराग्राफ को काउंट किया जाए तो ठीक है। मतलब पूर्ण विराम जहाँ लगता है वहाँ एक पूरे लाइन खत्म होती है। यहाँ खत्म हो रहा है, फिर यहाँ खत्म हो रहा है, फिर यहाँ खत्म हो रही है और फिर यहाँ, उनके मुताबिक ये है एक लाइन है। तो इतनी ज़्यादा भी ये नहीं है। लेकिन अगर आप पहले, मैं तो ये कहूँगा आपको कि पहले आप विकल्प पढ़ लीजिए, पहले प्रश्नों पढ़ लीजिए, क्योंकि एक आध प्रश्न ऐसा होगा जिसका आंसर आपको इसको बिना पढ़े ही निकाल ले जाओगे। जैसे पहले ही प्रश्न देखिए आप, पहले प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित है। तो देखिए पहला क्या कह रहा हमें, जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दों को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। बताइए, जब जैव विविधता पर निर्भर है तो क्या उनको चिंता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी कि पहला तो यूं ही गलत हो रहा है, ऐसा तो होगा ही नहीं, चिंता तो होगी निश्चित रूप से। इसका मतलब है कि ये गलत है हमारा, ये तो नहीं कर रहा होगा, ऐसा तो कुछ संदेश नहीं होगा। वनों का वाणिज्य दोहन वनों पर भोजन और आश्रित के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। क्या बोल रहे हैं कि जो वाणिज्यिक दोहन है, वनों का दोहन हो रहा है वाणिज्यिक रूप से, वनों का भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले, मतलब आपका भोजन व्यवस्था, आपकी जो आजीविका है उसके लिए आप वनों पर आरक्षित, और इसकी वजह से आपका जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसा कुछ मतलब प्रतीत नहीं होता है, पर फिर भी अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे, जैसे ए को काट दें वैसे इसको नहीं काटेंगे। यहाँ संतुलन बनाया तो थोड़ा इसको रोकेंगे, अगला पढ़ेंगे अपन पहले। आजीविका का संपोषण, हाँ संपोषण, ये शब्द महत्वपूर्ण है, पोषण युक्त आजीविका के लिए। और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण, मतलब पारिस्थितिकी हमारी उस तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं। बिल्कुल, अगर कम हो रहा तो ये आपका पोषण जो है, संपोषण कम होगा, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन हो सकता है। संतुलन होता है, बिल्कुल असंतुलन होगा, क्योंकि देखिए आपको सपोषण चाहिए, आपको पोषण तो भोजन वगैरह चाहिए और पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ रहा है तो आपके शरीर में कुपोषण होगा, तो विरोधाभास, मतलब आपके हो रही ना दिक्कत। तो ये लग रहा है कि सी और ज्यादा संतुलित है, फिर भी हम आंसर नहीं लगाएंगे अभी। पारिस्थितिक तंत्र का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। बंद कर देंगे पूरी तरीके से तो आजीविका कैसे चलेगी? ये भी गलत। अब आपके सामने 2 विकल्प आ गए, कौन कौन से? ए तो कट गया, डी कट गया, ए और डी तो नहीं होंगे। अब बचा आपका बी और सी, है ना। तो अब बी और सी में अगर हम यहाँ थोड़ी सी पहली लाइन पढ़ेंगे, बस क्या बोल रहा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए, संरक्षण करने की बात हो रहा है, भर मतलब कुछ समय, केवल उसी के लिए बात हो रही है। अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। यह बात आपका सी में देखिए, पहले ही पॉइंट सी में चिपका हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, कि आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र निम्नीकरण एक साथ होने से एक दूसरे के ऊपर तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, असंतुलन होता है, निर्भर है। यह क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मूल अधिकारों का हनन, ऐसा नहीं बोला, यहाँ पर यह बोला गया, तो आपका पहले का सी लगाना चाहिए था। जहां तक
मैं अपने हिसाब से लगा पा रहा, हमारी टीम और हम लोगों ने निकाला वहाँ तक। तो आपको यहाँ जो है पहले का से आना चाहिए था। अब यूपीएससी देखते हैं क्या लगाती है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणा, एंजम्पशन, पूर्व किसी देश को राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि करने के लिए, लाने के लिए पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप वृद्धि चाहते हो, अगर पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन नहीं होगा तो आपकी जो जनरेशन, जो युवा या फिर जो व्यक्ति, जनसंख्या, जो नागरिक है, वह बीमार हो जाएंगे। उनका जीवन कैसे चलाओगे, आजीविका कैसे चलेगा? ये गलत बात है, ये तो नहीं होगा पूर्वधारणा। संसाधनों से समृद्ध देशों, समृद्ध देश मतलब जिस देश के पास संसाधन है, अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिक तंत्रों के निम्नीकरण को रोका जा सके। ये बताइए, जिनके पास संसाधन है वहां से संसाधन निकाल के अगर आपको दिए जाएंगे तो क्या वहां पारिस्थितिक तंत्र का हनन नहीं होगा? वहां पर भी लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पारिस्थितिक तंत्र तो वहां भी तो हनन हो रहा है। आप दोनों को देखिए, संतुलन पकड़िए जरा, वहां से निकाल के देंगे तो वहां पर भी तो लॉस है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र तो वहां का भी बिगड़ रहा है ना। यानी कि हमें देना नहीं है बल्कि वहां पर भी संतुलन बनाना है, वहां पर कम से कम दोहन करना है। इसका मतलब ये भी गलत पूर्वधारणा बन रही है। यहां पर आपकी डी बनेगा, कोई भी वेद नहीं है, अवेद है, ठीक है, डी आएगा दूसरे का। अगला जो हमने देखा, हम लोगों ने पूरा जो परिच्छेद है पूरा पढ़ा ही नहीं है, फिर भी इसका मर्म पर आंसर पहुंच गया डायरेक्ट। कुछ ऐसे परिच्छेद होते हैं जिनको बिना पढ़े भी आप लगा सकते हैं, ऐसे हम यहाँ भी कोशिश करेंगे लगाने का। पहले यहाँ पर परिच्छेद जो लिखा है यहाँ इस वाले पेज पे, इसको पहले हम वहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे, विकल्प को, फिर यहाँ आएंगे पलट के। देखिए क्या बोल रहा है पहला विकल्प, पहला प्रश्न मतलब परिच्छेद 2 का पहला, यूँ तीसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, मतलब ये जो परिच्छेद लिखा है उसका केंद्रीय बिंदु क्या हो सकता है? देखिएगा यहाँ पर आप, हरित समृद्धि, अभी हमारे भारत सरकार हो या विश्व कोई भी देश हो, सब कहाँ जा रहे हैं? हरित 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 हरित, सब एक तरफा हो। तो उसी से बात हो कि हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने पर किफायतें आवश्यक है, अत्यावश्यक है। आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक मतलब यही आवश्यक है, ऐसा बोल रहा बड़े पैमाना। जब जब ऐसा टर्म दिख जाए काट दीजिए, काटिए, डायरेक्ट काटो मेथड लगाओ यहाँ पर भी। आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नव परिवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है। जरा समझिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है अभी मॉडर्न वाली, वह प्रगति मार्ग मतलब निरंतर आगे बढ़ने के लिए आश्रित नव परिवर्तन, मतलब जो आगे आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी, नए जो परिवर्तन, नए रिसर्च है, उनके साथ गहन रूप से संबंधित है। आधुनिक वाले उनके साथ गहन रूप से, गहन मतलब गहराई से, यहाँ गहन मतलब अंदर तक, अरे उनसे संबंधित है गहन रूप से। ये शब्द क्या कर रहा है? गहन मतलब ही तो आपको उलझा रहा है, ऐसा शब्द भी आए, काटिए, क्योंकि है उससे लेकिन गहराई से नहीं। जहां तक उसका रिसर्च चल रहा है वैसे चलेगा ना, ये भी है और वो भी है। जैसे IoT ले लीजिए और AI ले लीजिए, तो IoT का भी अपना काम है और AI का अपना काम है। आज ये जरूर कि वो डिपेंड है, उसके साथ जुड़ रही है, और ये उसके साथ जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो आधुनिक आज है उसके आगे करा रहा है, हम नया रिसर्च कर रहे हैं तो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ना, इसके आगे के स्टेप है, ना कि इसकी गहराई में जा रहे हैं, इसके आगे के स्टेप बढ़ रहे हैं। वृहद अर्थव्यवस्था में मतलब बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाला, जैसे USA, चीन, जर्मनी और अब भारत बन गया चौथा देश, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। अच्छा, अमेरिका क्या बेहतर स्थिति में? अधिक से अधिक वहां शोषण नहीं हो रहा है क्या? वहां एक से चीजों को प्रयोग नहीं किया जा रहा है? बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या वहां पर हरित क्रांति, हरित प्रौद्योगिकी को ज्यादा अपनाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, उनके साथ साथ दूसरी चीजें वो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश है जो हरित मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, फिर भी वह हरित प्रौद्योगिकी को अपना रहा है। कुछ समय पहले भूटान के बारे में जानकारी आई थी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अभी हमने एक परिच्छेद की एक लाइन भी नहीं पढ़ी है और प्रश्न के आंसर पहुंचते चले जा रहे हैं। पहला काट दिया, दूसरा काट दिया, तीसरा भी हमने काट दिया है और तीसरे में जाइए अब। फाइनली आंसर तो हमारा डी बचा है। हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णय भूमिका निभाता है।
समय को देखिए, उसके अनुसार आगे बढ़िए, उसके संतुलन बनाइए। कितना संतुलित विकल्प दिया था, एक ही कितना आसान दिया था ये, मतलब ये प्रश्न थोड़ा आसान था। पहले वाला में फिर भी हमें द्वंद्व दिया था, लेकिन यहाँ इजीली दे दिया था। अब दूसरा पढ़ते हैं। अभी हमने परिच्छेद नहीं पढ़ा, फिर भी दूसरा पढ़ लेते हैं। परिच्छेद बिना पढ़े भी हमने आंसर लगाया है, इसका मतलब समझ रहे। परिच्छेद तभी पढ़ेंगे जहां हम उलझेंगे। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणा पर विचार करना है। भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित अर्थव्यवस्था, मार्ग के रूप में निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि है को और साथ ही वित्त लोक को लाभ पहुंचाएंगे। आपको यहां ऐसा टर्म नहीं लग रहा कि बड़ा चढ़ा के बात कर दिया, अतिशुक्ति हो जा रही है, और जैसे अतिशुक्ति होगी ऐसी पूर्व धारणा तो नहीं होगी ना। तो यहां अगर वेद पूछा है, वेद, अब वेद पूछा है तो मैं तो यहां सबसे पहले क्या करूंगा, वेद के पूर्व धारणा में मैं यहां सबसे पहले करूंगा, भैया पहला तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा, ठीक है ना, पहला तो नहीं होगा, ये बात क्लियर होगी। अब डी और बी में बात फंस गई है, देखते हैं डी और बी में। यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियां उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें, उसी प्रतिरूप मतलब जिस तरीके की आवश्यकता है, जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ है। जैसे हमने सौर ऊर्जा के लिए कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि सौर पैनल है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मिलकर उसमें सहायता कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को सब्सिडीज दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के द्वारा यूज करवाने जा रहे हैं। वैसे ही अगर हरित प्रौद्योगिकी को अपनाई जाए तो सर्वाधिक संभावना है कि हरित अंतरण सरल हो सके, लोग बाग हरित क्रांति जो हरित प्रौद्योगिकी है उसकी ओर आगे बढ़ सके। यानी कि यह जो है आपकी संतुलन बना रहा है। तो यहाँ पर वेद कैसा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। जरा देखिए, हमने प्रश्न को बिना पढ़े ही, बिना परिच्छेद को पढ़े ही हम क्या कर लेंगे, दोनों प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं हमारा वापस परिच्छेद। हमारा मेन फोकस परिच्छेद रहने वाला है। अगले 4 प्रश्न फिर से दिया गया है, तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम परिच्छेद को पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा पैटर्न है उसी को हम फॉलो करेंगे। मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप भी ऐसे कीजिए एग्जाम हॉल में हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 में, तो जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना और अनुकूलन कार्यनीति अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। अनिवार्य, कंपलसरी देखिएगा। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि अनिवार्य कर देंगे, परिवर्तन को लेकर के अनिवार्य रूप से अपनाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि पहला तो कटेगा। बी देखते हैं, भारत इतना विविधतापूर्ण है कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना या प्रबंधन करने के लिए कोई प्रभावी कार्यनीति या कार्यक्रम कार्यान्वित करना कठिन है। ऐसा क्या हमारे देश में कोई नीति नहीं चल रही है? बहुत सारी नीतियां चल रही है। जलवायु, हमारी विविधता में तो एकता है, यही तो दिखाता है। ये तो हमारी विविधता की एकता को ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई। जलवायु कार्य योजनाएं कार्यान्वित करना और निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। केवल केंद्र सरकार का होगा। अगर केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है तो राज्य में कुछ भी हो, शून्य कहां से प्राप्त कर सकता है? बिना प्रश्न को पढ़े, बिना परिच्छेद को पढ़े आंसर पहुंच गए आप। बस काटते चलिए, ये मत ढूंढिए कौन सा होगा, ये ढूंढिए कौन सा नहीं होगा। डी फाइनली आंसर आ जाएगा। भारत के लिए राज्य या क्षेत्र इस स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्य नीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। यही बात है कि हमें राज्य स्तर पर क्या करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन के लिए नीतियां बनानी पड़ेगी, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, डी विकल्प परफेक्ट है 11 का। बिना पढ़े ही निकल गया आंसर, और क्या चाहिए आपको भी। लगाइए 12वें का, 12 में भी ऐसे कुछ होने वाला है, पूर्व धारणा आइए। तो 12 का अगर देखेंगे आप, तो हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूल कार्य नीतियों के साथ
सहसंबद्ध या संगठित किया जा सकता है। देखिए, हरित ऊर्जा को जो है, हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण, मतलब जलवायु परिवर्तन का जो है उसको कम कर रहे हैं, और अनुकूलन कार्य नीति यानी कि अनुकूलित करने के लिए जो हमने नीतियां बनाई उसके साथ इसको संगठित, उसके साथ मिलाया जा सकता है, उसके साथ मिला किया जा सकता है। देखिए, एक आपको ये लग सकता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ कथन के अनुसार चलना है। जो परिच्छेद दिया, मतलब यहाँ पर हमें थोड़ी सी आवश्यकता क्या पड़ेगी अब, परिच्छेद की पढ़ने वाली, क्योंकि ये वाला जो पहला विकल्प है ये थोड़ा उलझन का कि उनके साथ किया जा सकता है प्रेरण। अब यहाँ सहबद्ध मतलब संगठित वाला देखिए, आप संगठित वाला बोला उसमें समाहित करके, समाहित नहीं करेंगे बट उसके साथ लेके चल सकते हैं, समाहित नहीं कर सकते। सह संबंध मतलब साथ लेके चल सकते। दूसरा देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावी तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। ऐसा नहीं है, तटवर्ती हो या पर्वतीय हो या मैदानी हो, सभी जगह प्रभाव देखने को मिल रहा है। अधिक नहीं बल्कि सभी जगह एक जैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12वां का एक बार, अब 12वां के प्रश्नों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार परिच्छेद को पढ़ के आएंगे। देखिए, जहां हमें आवश्यकता, मैंने कहा ना, जहां आवश्यकता है हम परिच्छेद को पढ़ के ही आंसर लगाएंगे, परिच्छेद के अनुसार देना हमें जवाब। भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर के सुभिन्न चुनौतियों का समूह का सामना कर रहा है। मतलब जो हमारे यहाँ तापमान जो है उसको लेकर प्रत्येक राज्य जो है वह अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, सुभिन्न मतलब समान रूप से लेकिन भिन्न प्रकृति के साथ सामना कर रहा है। किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग हैं, मतलब वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो अब उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को उन अपने जो तटों को समुद्री स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता है। वहीं अपेक्षाकृत सूखे जिलों में प्रवर्ती मानसून वर्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अन्य चुनौतियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत और अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े सुयोग्य उपलब्ध है। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पढ़ के जो आप निकाल पा रहे हैं वो ये है, जो बातें वहाँ निकल रही। अब हमने ये पढ़ा, इसमें थोड़ा समझा कि राज्यों के लिए अलग अलग चल रहे हैं। अब हम वापस पढ़ेंगे उन प्रश्नों को, ताकि आंसर निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकलेगा। हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और उनको सहसंबंध किया जाना, नहीं, सभी राज्यों की अपनी अपनी बात हो रही है। वहाँ पर राज्यों में अपने अपने सुभिन्न मतलब अलग अलग तरीके से होगा, तो पहला गलत हो गया, तुरंत निकले पहली लाइन से। जलवायु परिवर्तन के प्रभावी तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। वहां क्या लिखा है, तटवर्ती का अलग है, हिमालय का अलग है, सभी का अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक जैसा है इनका, और सभी का क्षेत्र वाइज है, अलग अलग है, सभी जगह अलग अलग तरीके की गंभीरता है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आपका यहाँ कोई भी वेद नहीं है, डी विकल्प जाना चाहिए, 12 का डी आना चाहिए, 12 का डी परफेक्ट है। इसकी भी अभी हम इसको बिना पढ़े लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए 13वां प्रश्न पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो सर्वोत्तम रूप से जो कर रहा है वह है, अगर आप देखेंगे 13वें का तो निकालेंगे, हम पहले पढ़ेंगे। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को, पहले प्रश्न देखिए एक बार और, प्रश्न किस बात कर रहा है कि परिच्छेद द्वारा दिए गए सर्वोत्तम रूप से संदेश, सर्वोत्तम रूप से संदेश की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है। ही लगा करके क्या किया गया, इसको गलत किया गया है। काटो काटो साहब काटो, गर्दा उड़ाओ। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। क्या है ये? गरीबी ही सामाजिक असमानता का कारण बनता है। हालांकि ने ऐसा देखने में मिलता है, लेकिन गरीबी ही नहीं, और भी सारे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एजुकेशन भी है वगैरह, सब कुछ आता है फैक्टर्स में, स्वास्थ्य वगैरह, वो सारे काउंट होते हैं। तो ऐसा नहीं केवल एकमात्र गरीबी है, गरीबी है एक
लेकिन गरीबी एकमात्र नहीं है। सी क्या बोल रहा है, गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि भारत के लिए अनियंत्रित संकट प्रस्तुत करते हैं। अनियंत्रणीय, क्या गरीबी को नियंत्रित और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर लोग बाग जागरूक हो जाए, जागरूकता लाई जाए तो उससे हो सकता है। काटिए, असुरक्षा गरीबी से बढ़कर, असुरक्षा जो है वह गरीबी से बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अरे अगर आप गरीब हैं लेकिन जो अमीर है वो अगर आपका शोषण कर रहा है तो उससे आपको सुरक्षा मिलना चाहिए। गरीबी का किसी तरीके का उसका गलत उपयोग ना किया जा सके। तो ये आपका डे आंसर क्या बन रहा है, सटीक बन रहा है। यहाँ पर बिना परिच्छेद को पढ़े यहाँ पर भी एक प्रश्न और आंसर हमारा निकल चुका है। केवल अभी तक हमने प्रॉपरली अगर देखा जाए तो एक प्रश्न को परिच्छेद में ऐसा लगाया है जहाँ पर हमें प्रॉपर क्या पढ़ना पड़ा, परिच्छेद पढ़ना पड़ा। पहले के दूसरे के लिए भी हमें पढ़ना पड़ा था, लेकिन यहाँ भी हमें दूसरे के लिए ही पढ़ना पड़ा। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणा पर विचार करें। गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। चिंताग्रस्त, गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा के नीचे वालों को चिंता होती है, भैया ऊपर वालों को क्या है, पैसा है, भरमार है, पैसा फेंको, तमाशा देखो वाली बात चलती है उनके अंदर, चलती है ना प्रवृत्ति। तो उनको चिंता नहीं है इस बात की, आर्थिक असुरक्षा की, उनको इतनी चिंता नहीं सताएगी तुलनात्मक रूप से जितने गरीबी रेखा हैं। गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। क्या ऐसा है? चलिए बताइए कैसा। अगर एक बात इसको ध्यान से पढ़ेंगे एक बार और 14वें प्रश्न को, तो आपको यहाँ थोड़ा समझ में आएगा कि गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में, परिणाम का उन्मूलन किया गरीबी को खत्म करने के लिए, देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। ये बताइए, गरीबी खत्म करने से क्या सामाजिक समानता आएगी? नहीं आएगी। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सामाजिक असमानता का सामना कर रहे हैं, अमीर हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वह असुरक्षित है, इसका कारण शांति नहीं मिल पाती। या बोला गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आर्थिक, अच्छा हाँ, असुरक्षा, ठीक है, आर्थिक शब्द था इसमें, आर्थिक, सॉरी मैंने आर्थिक पहले ध्यान नहीं दिया। आर्थिक मतलब आपके पास मान लो 10 रुपए हैं और एक के पास 1 रुपया है, तो वो तो गरीबी रेखा से नीचे आ गया। लेकिन जिसके पास 10 रुपए हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब उसको सरकार कोई लाभ तो देगी नहीं, कोई छूट तो देगी नहीं। अगर उसका लॉस होता है किसी कारण से और अगर उसके पास 9 रुपये 8 रुपये हो जाते हैं तो क्या सरकार उसको देगी? नहीं, क्योंकि वह तो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे है उसको तो मिलना है ना लाभ। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक असुरक्षा की उनको चिंता रहती है कि हमारा लॉस नहीं हो जाए, प्रॉफिट हमेशा चाहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें सेंटेंस में, एक बार इसको पढ़ेंगे सेंटेंस में, क्योंकि ये लाइन है कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ समाहित है। यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रता रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक क्या है, तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है। असुरक्षा तो समझ रहा, गरीबी से भी अधिक और तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है। जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा के ठीक ठीक ऊपर है, अनेक प्रकार की संपत्ति, ये जो स्वास्थ्य, बाजार, बढ़ चढ़ वगैरह, जो रोजगार की विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित हैं। ये बात पूरी यहाँ लिखी हुई है, गरीबी रेखा से ऊपर वाली बात पूरी यहाँ लिखी हुई है। भैया पहला कथन सही है, लगाइए वेद ए परफेक्ट है, ए सही है, पूरी लाइन लिखी हुई थी, केवल ए 14 का ए आ जाएगा। आइए हमारा परिच्छेद मूल जो पाठ है उसकी तरफ आते हैं। 21वां प्रश्न पढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहा है, आर्थिक रूप से आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया परिच्छेद में सर्वोत्तम रूप से उपनिगम में प्रतिबिंबित कर रहा है। आर्थिक रूप से लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है। देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद में भारत के लिए हरित क्रांति उतनी उपयोगी नहीं हुई जितनी होने की अपेक्षा थी। क्या ऐसा है? अरे बहुत उपयोगी हुई, आत्मनिर्भर बना दिया हरित क्रांति ने हमें। भारत यंत्रीकृत और आधुनिक कृषि को अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया है।
ऐसा नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी इसमें अपना रहे हैं तो अन्य देशों से पिछड़ गए, ऐसा तो नहीं है, पूर्णता तो नहीं हुआ है। गांवों से शहरों में होने वाले प्रवसन, गांवों से शहरों में पलायन जो हो रहा है गांव से शहरों के प्रवसन के परिणाम स्वरूप कृषि में गतिरोध आया है। कृषि में कहाँ से आएगा गतिरोध? कृषि भले गांव से वहाँ पलायन हो रहा तो इसकी वजह तो ये हो रहा है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, कृषि पर बोझ कम पड़ेगा, समझ रहे हैं, जो छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी वो कम होगी। लेकिन शहरों में क्या होगा, बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी, बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, वहाँ कामगार जो है ज़्यादा होंगे और काम कम होगा। तो ये भी आपका डी भी गलत हो जाएगा, एक ही तरफ जाना पड़ेगा हमें। अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, फिर भी बता दूँ, परिच्छेद में ये चीज़ें लिखी होगी, लेकिन परिच्छेद छोटा चाहे तो पढ़ सकते हैं हम एक बार। चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं में से एक रही है। इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई, जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ। कृषि के उच्चतम दशकीय समृद्धि चक्रवर्ती जो वार्षिक वृद्धि दर 1980 के दशक में मात्र 3.5% रही है। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक उछाल आया, तथापि उसके उपरांत कृषि समृद्धि में कोई अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा। यह गैर कृषि समृद्धि के जो 1980 से 2000 तक के दशकों में लगातार बढ़ती रही है, ठीक इसके विपरीत सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है। अब ये बताइए, या कोई हरित क्रांति वगैरह किसी डिस्कशन था? नहीं था। इसके बाद में किसी अन्य देश से पिछड़ गया भारत, क्या ऐसा कोई बोला है? नहीं बोला है। तो आपको किसी अन्य देश की बात आ रही थी, सी और बी तो ऐसे गलत हो गया। और यहाँ बोला कि गांव और शहरों के बारे में तुलना की गई, परिषद में नहीं की गई। बस ये कहा कि इसकी वजह से पिछड़ गया, इस वजह से कृषि में हुआ। किसकी वजह से? जो आपने अन्य कृषि के अतिरिक्त जो अन्य मॉडल अपनाए प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, उनकी वजह से गतिरोध हुआ है, वो वाली बात की, ना कि गांव और शहरों में। ऐसे तुलना नहीं की, तो आपका डी भी इसलिए गलत हो गया। तो आपका क्या रहा? धीमी गति से पहुंचता है, कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है, तो ये बिल्कुल सही है, आपका ए सही था। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, यानी कि 22वां। भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते हुए अंतर को निम्नलिखित में से किसके या किन के द्वारा रोका या कम किया जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि और लाभप्रद निगम कृषि से कारपोरेट फार्मिंग को अनुकूलित करना, बड़े पैमाने पर। अरे ज़्यादा तरीके से अगर पूरे में वही अपना ले जाओगे आप, तो उसका भी हमें नेगेटिव सोचना पड़ेगा। हमें इसका प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत क्षेत्रों में करना पड़ेगा, कुछ क्षेत्रों में हमें इसको भी लाना पड़ेगा, हमारे खाद्यान्न को भी बचाना पड़ेगा और वाणिज्यिक फसलों को भी लाना पड़ेगा। हम सिर्फ वाणिज्य ले आए तो खाद्यान्न का लॉस हो जाएगा ना बाबा, पहला तो गलत हो गया। सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना है, निःशुल्क सभी फसलों के लिए। बीजों, उर्वरकों, बिजली, कृषि मशीनों में विकसित देशों के समान भारी उपदान यानी कि सब्सिडी प्रदान करना है। सब्सिडी दीजिए लेकिन भारी, ज़्यादा से ज़्यादा सभी में, बीजों में, उर्वरकों में, बिजली में, कृषि में, सभी में, कृषि मशीनों में। हाँ, थोड़ी बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है तो आप उसमें आधी दूधी, मान लीजिएगा अगर 100 रुपये की है, 100 रुपये का कोई सामान खरीद रहा है किसान, तो उसमें 50 रुपये उससे ले लीजिए, 50 की आप छूट दे दीजिए, या 60 उससे ले लीजिए, 40 आप दे दीजिए। इस तरीके से सब्सिडी दीजिए, लेकिन भारी मतलब क्या, 90 आप देंगे, 10 उससे लेंगे किसान से, ये तो आप फिर सरकार कैसे ला पाएंगे, ऐसे चल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब दोनों कथन क्या हो रहा है, और सभी फसलों का निःशुल्क बीमा भी कर देंगे A to Z का ना, गलत बात है। बीमा में शुल्क लगता है, मिनिमम कॉस्ट लीजिए, कम से कम कॉस्ट लीजिए, लेकिन कॉस्ट लगती है। तो आपको यहाँ पर क्या, दोनों ही वैध नहीं है, निष्कर्ष नहीं निकलता है, डी आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, परिच्छेद को बाद में पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो यहां जो आपको देखने को मिलेगा 23वां प्रश्न का, देखते हैं हम कि हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण, मतलब कि जो संस्कृति हमारी विरासत है पहले की, उसको आगे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना से संबद्ध सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है।
मतलब उसको जो छोड़ते हुए चल रहा है उसको बचाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और जो आज जो आधुनिक तौर पे हम नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उससे बचाने की आवश्यकता है, उसके मुक्त रखिए, उसको उसके साथ मत लाइए, ऐसा बोलना चाह रहा क्या। हथकरघा उद्योग को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कला रूपों और प्राचीन परंपराओं का परिरक्षण सुनिश्चित होता है। राज्यों से केवल राज्य से करेंगे, राज्य द्वारा, राज्य अपने स्तर पर करेगा, केंद्र अपने स्तर पर करेगा, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर भी करवाया जाएगा, सभी स्तर पर लाया जाएगा इसको। हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाई का आधुनिकीकरण कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जा सकता है, लाभप्रद कर उनको संगठित उद्योग के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये संभावना बन सकती है यहाँ पर बी में, देखते हैं सी में। हथकरघा उत्पादों को मशीन निर्मित अभिकल्प यानी कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइनर उत्पादों में बदल देने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक लोकप्रिय हो सके। मशीन निर्मित अभिकल्प डिज़ाइन में बदलने की नहीं, हथकरघा मशीन में पूर्णतः मशीन बदल देंगे तो फिर हमारे जो बनाने की जो शैलियाँ हैं, जो कला है वो तो विलुप्त हो जाएगी। हमें तो उसको बचाना है, उसको आगे लेके चलना है, तो डी तो नहीं होगा और बी नहीं होगा। अब हमारा ए और सी में द्वंद्व है, तो हम बात करें किसकी। यहाँ पर क्या हो रहा है, घरेलू इकाइयों को आधुनिकीकरण कर, घरेलू इकाइयों का आधुनिकीकरण, हाँ आधुनिकीकरण में मार्केट में पहुँचाने का, मार्केट तो रहता अपना। देखते 23 में अब इस पहले हम गद्यांश पढ़ के आएंगे जो परिच्छेद है हमारा। हमारे देश में हथकरघों को परंपराओं का सातत्य मतलब सतत सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। यह विचार लोक नीति निर्माण का भाग बन गया है। राज्य इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है, ठीक है। किंतु आज एकल रेखिक सत्व के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। संस्कृति विरोध किया जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर परिच्छेद में। संस्कृति अवलेख परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है कि इनसे बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्गमित हुए हैं, कम की गई और कभी कभी बलात् दबाई गई पहचानें इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस पृष्ठ पट के सम्मुख जब हथकरघे को पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, यह आश्चर्यजनक नहीं कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करना पसंद करता है। मतलब कुछ ऐसे होंगे जिसका नापसंद कर रहे हैं क्योंकि वो मशीनीकरण को अपना रहे हैं। तो आपको यहाँ जो विकल्प तरफ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं हम हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण के संबंध में सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो आख्यान वर्ता है जो कि इनसे जो इनको बुराई कर रहे हैं, इनसे नाराज है, इनका नहीं चाहते हैं, उनसे दूर रखना होगा। तो इसका आंसर आपका ए निकलेगा, 23 का ए आएगा। लगाइए अपना परिच्छेद वापस आ गया, तो परिच्छेद को बिना पढ़े प्रश्न का जवाब देंगे फिर से हम लोग। क्या जवाब दोगे? सभी जवाब दीजिए जल्दी। केंद्रीय विचार के रूप में सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर रहा, ठीक है। भारत के पास अपने विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। क्या करोगे? 31 का देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। ये होता है उच्च शिक्षण जो स्थान है सरकार के अधीन शिक्षा नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। उच्च शिक्षा हेतु कला यानी कि क्लास रूम उपागम को हटा देना चाहिए, क्लासरूम को हटा देना चाहिए, उपागम को हटा देना चाहिए, क्लासरूम को खत्म करना चाहिए। उच्च शिक्षा में क्लासरूम नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है। और डी है कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण का पुनराविष्कार करना आवश्यक है। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ कहूँगा कि आपका डी विकल्प परफेक्ट बन गया है, डी विकल्प परफेक्ट बन गया है, बिना पढ़े ही निकल गया आंसर, क्योंकि तीनों में नेगेटिव बात है, एक में पॉजिटिव बात है केवल। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणा पर विचार करें। उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है, पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है, ठीक है। देखते हैं अगला। हमारे देश में
उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जाता है। बोलो क्या होना चाहिए 32 का? नहीं है क्या? उच्च शिक्षा के लिए अरे कानून वगैरह सब कुछ तो है, और यूजीसी भी तो है, समय समय पर गाइड करती है केंद्र सरकार का अधीन रह करके। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पहला सही है तो केवल एक आ जाएगा। यहाँ जाकर के इन्होंने 32 में थोड़ा लगा है कि आंसर आया सही से। लगाइए अगला जो हमारा है कथन वाला प्रश्न जो दिया है परिच्छेद का 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा उलझा सकते हैं आपको। समृद्धतर समाजों में अनाज आधारित खाद्य के उपभोग को बढ़ाने के लिए एक लोक नीति की तत्काल आवश्यकता है। तत्काल आवश्यकता है। समझ रहे हैं किस तरीके से आपको उलझाया जा रहा है? उत्पादन और उपयोग के आधार पर पशु आधारित खाद्य अनाज या पादप आधारित खाद्य में काफ़ी कम फलदायी होते हैं। अच्छा, पशु आधारित जो खाद्य है वह कम फलदायी है, मतलब आपके लिए काफ़ी कम फलदायक होते हैं, ऐसा है क्या उत्पादन और उपभोग में? तो यहाँ ऐसे कुछ अभी हम मतलब क्लियरली इसको मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसा तो है नहीं, इक्वलिटी होती है। हमारे दैनिक कम तो नहीं होता है, अगर ये जो देता है तो ये और अधिक देता है जो हेल्थ को बेनिफिट। हमारे दैनिक आहार में मतलब जो डेली खाना खाते हैं उसमें पशु आधारित प्रोटीन का स्थान पादप आधारित प्रोटीन को ले लेना चाहिए। जहाँ पशु मतलब जो खाते हैं मीट वगैरह उनके स्थान पर केवल पादप को ही लेना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए केवल एकमात्र, तो फिर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये हमें खाने लग जाएंगे। ऐसा भी तो थोड़ा निगेटिव बात हो रही है। किसी भी तीव्र परिवर्तनशील समाज में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग में असमानता अपरिहार्य है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज गतिशील रहे, निरंतर आगे बढ़े, तो उसमें खाद्यान्न जो व्यवस्था है वह परिवर्तित होती रहना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। उसको किसी एक तरीके से समान रूप में नहीं बल्कि असमानता रहना चाहिए। खाद्यान्न असमानता होना चाहिए, जिसको जैसा खाना चाहिए उसकी छूट होना चाहिए। डी विकल्प सही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ही नहीं, जिसके बाद भी हम आंसर पहुंच जा रहे हैं, समझ लीजिए जरा। मैं आपको ना बिना पढ़ाए भी ये बता पा रहा हूँ कि कहाँ से आंसर निकाल पा रहे हैं। निम्नलिखित उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणा पे प्रत्येक देश में, मैं आपके सामने वो प्रूफ दे रहा हूँ कि बिना इसको पढ़े परिच्छेद को हम कैसे वहाँ समय बचा सकते हैं। प्रत्येक देश में खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों को समाजों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उससे संगत रूप में रखना चाहिए। हमसे कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक देश है उनके पास खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण जो उद्योग हैं वे अपने उद्देश्यों और पद्धतियों को समाजों की बदलती हुई, जो बदल रहा है समाज, उसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार उससे संगत रूप में रखना चाहिए। पूर्व धारणा बना रहे हैं। तो प्रत्येक देश को ऐसा करेंगे, बहुत सारे देश अपने अपना अलग अलग करने जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा? अब खाद्यान्न के लिए परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा। पहले को गलत है कि सही है इसको परिभाषित करने के लिए, क्योंकि हमें तो परिच्छेद के अनुसार लेना है। दूसरा पढ़ते पहले, दूसरा क्या कह रहा है? समृद्ध स्तर पर, समृद्धतर समाज मतलब जो समृद्ध स्तर का जो समाज है लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा, अपने कृषि उत्पादों में के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने की और प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको ऐसा लगा सर गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा ये जो है 34वां में अगर मैं आपको थोड़ा बताना प्रयास करूँ तो यहाँ ये बिना इसको पढ़े हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमें हिंट यहाँ नहीं दी गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे। यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपभोग में उससे भी अधिक असमानता है। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं उनका पशु उत्पादों का उपभोग बढ़ता जाता है। बिल्कुल, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे समृद्ध स्तर समाज मतलब बढ़ता हुआ समाज अपने कृषि
उत्पादों को अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण, अप्रत्यक्ष उपयोग करना मतलब डायरेक्ट उपयोग कम कर दे रहा, अब इनडायरेक्ट उपयोग करना स्टार्ट कर रहा है, के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने की और प्रवृत्ति होती है। तो कमी कर रहे ना हो, पशु उत्पादों की ओर बढ़ रहे, मतलब इधर कम हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि दाना और फलियों जैसी मूलभूत खाद्य सामग्री का एक बड़ा भाग जो मनुष्यों को सीधे भरण कर सकता था, वह इसके बजाय कुक्कुट पालन मुर्गी वगैरह इनको और बड़े फार्म पशुओं में के चराने में बदल जाता है। तथापि पादप जो आधारित आहार का मनुष्यों के लिए पशु आहार में यह परिवर्तन फलदायी होने से काफ़ी दूर है। डायरेक्ट फलदायी नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो कैलोरी वगैरह है इसमें हानि हो रही है, ये है तो पता चल रहा है काफ़ी कम फलदायी है, कैलोरी कम हो रही है। और देखते हैं कैलोरी संख्या भी आएगी। हमें कुक्कुटों को खाने से उन्हें खिलाई गई कैलोरी का केवल 16% भाग ही वापस मिल पा रहा है। तो इसका मतलब हानि हो रही कि नहीं हो रही कैलोरी की? 100% नहीं मिल रही, मात्र 16 ही मिल रही है, बाकी खत्म, टाटा बाय बाय, 84 गई। इसका मतलब पहला तो सही हो रहा है, सेकंड तो सही हो रहा है, सेकंड तो सही हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है, मतलब डी विकल्प हमारा कट गया है। बड़े पशुओं में जिन्हें पशुवध से पहले उन्हें में वसा और कुछ प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खिलाया जाता है, यह परिवर्तन दर और कम होकर 5 से लेकर के 7% तक पहुंच जाती है। वहाँ और कम हो जाती है और 5-7 पा जाती है मात्र बड़े में। अब यहाँ क्या था हमारा, प्रत्येक देश में खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों को समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संगत रूप में रखना चाहिए। यहाँ बोल रहा है बदलते हुए समाज के अनुसार, है ना। तो ये जो बदल रहा समाज, तो इसमें उसके अनुसार की, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की कि बदलते हुए समाज के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा वैसा करना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ कुछ कहा नहीं गया। तो इसकी पूर्वधारणा बनाना परिच्छेद के अनुसार गलत हो जाएगा, इसलिए आपका पहला कथन गलत होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ कोई बात नहीं की गई जो यहाँ की। तो ये बात हो रही है, इसका मतलब दूसरा सही है, बी आंसर लगाना था इस। और परिच्छेद आ गया हमारा, अगला परिच्छेद ये रहा। तो हम परिच्छेद को पढ़े बिना आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, फिर से जरूरत पड़े तो परिच्छेद पे भी आएंगे। पानी पी लीजिए आप लोग भी आराम से। चलिए, तो अब आगे यहाँ तक आपका कितना सही हुआ इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद आगे देखते हैं हम 40 प्रश्न और शेष बच्चे उनको भी आगे करते हैं कंटिन्यू। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो अगर यहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो वह क्या होगा, निवल शून्य कार्बन तक जाना केवल घरेलू उत्सर्जनों में न्यूनीकरण लाकर ही संभव है। लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार उन्हें प्रोत्साहित देकर ही लाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी केवल वजह से, तो ऐसा मत सोचिएगा, जरा रुकिएगा आप। न्यून कार्बन व्यवहार में उन्हें प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। लोगों में न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ये तो बिना कार्बन वाली तो महंगी पड़ती है ना, कार्बन युक्त वाली सस्ती होती है, तो ये तो गलत बात होगा। देखते हैं फिर एक बार और पढ़ते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट निकालना मुश्किल हो रहा है ऐसा लग रहा है। जो विनिर्माण उद्योग न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों को प्रयोग करते हैं, जो विनिर्माण उद्योग न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपदान यानी कि सब्सिडी प्रदान किए जाने चाहिए। हाँ, ये आपका थोड़ा डी विकल्प बन जा रहा है अगर डायरेक्ट देखें हम, तो ये हमारा ए बी सी डी में से डी की संभावना बन रही है 41 में। लेकिन अगर एक बात और देखे जाए, 41 की बात करें हम, है ना, यहाँ क्या हो रहा है, केवल घरेलू को कम कर ही संभव है, तो ये तो गलत हो जा रहा है। यहाँ पर क्या लोगों में
न्यून कार्बन व्यवहार में उन्हें प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। हाँ, जागरूकता वाली बात आ रही है यहाँ पर, जागरूकता की बात हो रही है, जागरूकता की, तो ये बात तो सही है, ये बात सही हो रही है। अब यहाँ पर हम सी देखें तो सी तो यूँ कट रहा हमारा कि ये तो बात नहीं होगी, ए भी नहीं है सी भी नहीं है। अब डी में देखते हैं, जो विनिर्माण उद्योग न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं उन्हें उपदान यानी कि सब्सिडी प्रदान किए जाने चाहिए, उनको सब्सिडी देना चाहिए। तो थोड़ा संभावना इसमें यहाँ इसकी बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, क्या कि भैया इसको पढ़ते हैं वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि इसका अनुसार निकालेंगे। हालांकि यहाँ बी की संभावना ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि जागरूकता फैल जाएगी ना तो अपने आप उसको सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं, वो आर्थिक बोझ नहीं बनेगा। अनेक देश यह वायदा कर रहे हैं कि अगले 30 वर्षों में निवल शून्य कार्बन तक आ जाएंगे, जैसा हमने भारत ने भी 2070 किया है, अर्थात घरेलू उत्सर्जनों को घटकर शून्य के निकट आ जाएगा। एक अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग पक्ष उपायों जैसे कि व्यक्तियों और परिवारों के व्यवहार परक परिवर्तनों के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। आधा तो यहीं से किया जा सकता है, मांग ही खत्म हो जाएगी तो डिमांड ही खत्म, जब डिमांड नहीं हुई तो उत्पादन क्यों होगा। और उसे भी यह अपेक्षा होगी कि पूर्ति पक्ष निवेशकों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियां और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें, ताकि न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से उपलब्ध कराया जा सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बातें दोनों तरफ की जा रही है, जो आपके डी में है और ए में, लेकिन आधे की बात किसकी की जा रही है, आधे में सरकार और सब्सिडी सारी बात आ रही, और आधे में केवल लोग आ रहे हैं, जनता आ रही जो कि उपयोग कर रहे हैं, जो कि आप और हम हैं, यानी कि बी विकल्प में आपकी और हमारी बात हो रही है। तो आपको बी लगाना चाहिए, यहाँ पर बी विकल्प तरफ ज़्यादा चाहिए, इसके और सर्वोत्तम रूप से जो नाना सबसे नज़दीक, तो बी विकल्प नज़दीक है, ठीक है ना। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में विचार करना है। कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है। लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। मतलब लोग जो है सरकार और इसकी बात कर रहे हैं कि उनको शामिल किए बिना, लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना, मतलब लोग जो है सरकार के साथ और कंपनी के साथ शामिल हुए बिना भी न्यून कार्बन इन तीनों के मिले बिना अनुकूलित करना समर्थ नहीं हो पाएगा। शून्य कार्बन लाना मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल है। लोगों का भी सहयोग होना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए, कंपनियों का भी सहयोग होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना, तीनों का होना चाहिए। 50% तो इन्हीं की बात कर दी गई, 50%, 50 में दोनों को ला दिया गया। मतलब एक तरीके से तीनों घोड़े चलने चाहिए, तो तीनों घोड़े चलना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ बोल रहे कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में शून्य कार्बन व्यवहार आता है। नहीं, पूर्ति पक्ष से नहीं होगा, वे खुद ही खरीदना बंद करेगा तब जाके आएगा। तो ये पहला सेंटेंस आपको गलत कहीं ना कहीं व्याख्या दे रहा था। 42 का आपको जो मिलेगा बी दूसरा सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लगाते हैं। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो गद्यांश पढ़ेंगे, परिच्छेद पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला, अति आवश्यक। ये अति शब्द क्या कर रहा है? बाहर कर दे रहा, खत्म, काटो। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में द्रव्यात्मक संसाधनों के पुनः उपयोग को तत्काल अनुकूलित करना चाहिए, प्रत्येक में, और वो भी तत्काल। काटो, बस काटते हुए चलिएगा। 43वां प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन। और तीसरा देखिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत समृद्धि के लिए उपयोग हो सकती है। रुकिए जरा, इसको रुकिए, पेंडिंग में रखिए इसको, क्योंकि अभी हम किसको देखेंगे? डी विकल्प को देखेंगे। ए और बी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, काटने की प्रवृत्ति में हमने इसको छांग दिया, तलवारें चला दी। डी देखते हैं, कुछ उद्योगों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए द्रव्यात्मक जो संसाधनों का चक्रीय उपयोग एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प उनके पास, अपने जो अस्तित्व मतलब अपना उद्योग को चलाए रखने के लिए एकमात्र और कोई विकल्प नहीं बचा है। यह भी गलत। बिना पढ़े आंसर लगाइए सी, 43 का सी आ जाएगा।
बिना मतलब वो पढ़े भी अपना आंसर निकल सकता है, कहने का मतलब ये। अभी हमने जितने लगाए हैं उनमें से लगभग एक को पूरा पढ़ना पड़ा हमें, बाकी को बहुत कम, 2 को पूरा पढ़ना पड़ा, सॉरी। जो 44वां प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है, पूर्वधारणा निकालने में। वाहन फैक्ट्रियां चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है वाहन की फैक्ट्रियां, यानी कि वाहन बनाने वाली चक्रीय अर्थव्यवस्था में कैसा आएगी, वाहन बनाया, बेचा, फिर आकर वापस खरीद रहे क्या वो, नहीं, जनता खरीद रही है और यहाँ चल रहा है, फिर कबाड़ी में चली जाएगी आखिरी में, तो यहाँ थोड़ी नहीं पहुँचेगी। तो ये तो चक्री में जैसा काउंट तो होता नहीं है। आर्थिक समृद्धि खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत है, यानी कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक रूप से जो समृद्धि हम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें खनिज संसाधन जो है वह चक्रीय रूप से, अरे चक्री कहाँ है, खनिज जो है वो तो हम उनको छोड़ के पीछे रहे ना, हमारे लगातार खनिज कम होते चले जा रहे, एक लंबे समय में मिलता है हमारे पास, चक्री में थोड़ी ना, चक्री में हमारी आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा वो सारा आता है, आर्थिक समृद्धि उनको जोड़ा जा रहा है चक्री में, उनको माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ आपका क्या आना चाहिए, 44 का डी आना चाहिए, दोनों ही गलत है, दोनों ही पूर्वधारणाएं गलत बना दी गई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आइए हम अपने यहाँ जो मेन परिच्छेद है उसकी तरफ आ जाते हैं और परिच्छेद लगाते हैं। अगला परिच्छेद की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला परिच्छेद जो हमें कह रहा है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा इस परिच्छेद के केंद्रीय रूप से सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम रूप से लगाना 51 का, देखिए जरा, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन फसलों की उत्पादकता को प्रतिकूल प्रभावित करता है। अनुवांशिकतः जो अगला दिया यहाँ प्रतिकूल करा, ठीक है, अनुवांशिकतः संशोधित फसलों का, अनुवांशिक रूप से जो फसलें संशोधित हुई है, परिवर्तित, जैसे बीटी, कपास वगैरह, फसलों पर हमारी पूर्ण निर्भरता के परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा होना संभव है। बातें तो कुछ ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे हमारी खाद्य असुरक्षा तो नहीं होगी, खाद्यान्न तो बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा तो असुरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षित हो जाएंगे उससे भी। हमारी खाद्य सुरक्षा अकेले कृषि उत्पादकता पर ही निर्भर नहीं होती है। अरे भाई, हम कृषि पर तो निर्भर हैं। डी है, हमारी वर्तमान कृषि प्रथाओं में अनुवांशिकतः, जो अनुवांशिक रूप से जो परिवर्तित संशोधित फसलें हैं, फसलों को उनकी जंगली किस्मों से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। अच्छा, कर देना चाहिए, नहीं भैया, ऐसे में तो असंतुलन पैदा हो जाएगा, संतुलित रखना है, उनको भी अपनाना है ताकि खाद्य सुरक्षा उत्पन्न ना हो, खाद्यान्न बना रहे और जो हमारी पारंपरिक रूप से फसलें वो भी बनी रहे। तो यानी कि ये संतुलन जो बना हुआ है प्रतिकूल प्रभावित करती है, प्रतिकूल रूप से प्रभाव करती है जलवायु परिवर्तन। 51 का आपको ए लगाई दे रहा है, 51 का जो लगाना था यहाँ ए लगाना था। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्वधारणा बनाना है, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप अनेक जो पादप रोग नए क्षेत्रों में स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, हमारी वर्तमान फसलों के जंगली संबंधियों को वैज्ञानिक रूप से समझना हमें खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाने में सहायक होगा। तो बताइए 52वां प्रश्न का क्या हो सकता है। तो बताइए खाद्य सुरक्षा के लिए जंगली वाले क्यों, जो हमारे निजी जो फसलें हैं जो हम बोते हैं उनका करें, बीटे कपास हैं मतलब परिवर्तित, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित हैं, उनकी बात करें वैज्ञानिक रूप से, उनके लिए लाएं, उनको खाद्य सुरक्षा में अपनाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, संतुलन बनाया जाए। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है नहीं उससे होगा, तो ऐसा नहीं जंगली वाले से। दूसरा, पहला क्या कह रहा है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक पादप रोग नए क्षेत्रों में स्थानांतरण कर गए ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ परिवर्तन कर गए, चले कहाँ गए, नष्ट हो गए, पर स्थानांतरण एक जगह से दूसरे ट्रांसफर हो रहे हैं क्या, नहीं, नष्ट हो रहे। तो दोनों ही क्या बात की जा रही है, गलत कही जा रही है। मुझे लगता है 52 का डी आना चाहिए, ना तो 1 और ना ही 2। अगला जो हमें दिया गया है वो प्रश्न 53 लगाइए जल्दी। निम्नलिखित जो कथन दिए गए उनमें महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है, सर्वोत्तम रूप से वो निकालना हमें। तो देखिए, विरोधी पक्षों के बिना लोकतंत्र में प्रशासन अधिक जिम्मेदार है। विरोधी पक्षों के बिना लोकतंत्र में प्रशासन अधिक जिम्मेवार होता है। क्या कहती है पब्लिक,
काटो, तलवारें घुमाओ। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार को सचेत रखने के लिए विरोध पक्ष में क्रांतिकारी विचार वाले लोगों, क्रांतिकारी विचार वाले, अरे भाई साहब संतुलित वाले होना चाहिए। लोकतंत्र में शासकों को उनके राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए विरोध पक्ष का सहारा आवश्यक है। समझ रहे हैं? अभी हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में चुनाव का परिणाम यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ जो दिखाई दे रहा है वह कि भैया लोकतंत्र में शासकों को उनके राजनीतिक रूप से बने रहे, मतलब आप अपने अपने राजनीतिक दल में बने रहे, उसके लिए विरोधी दल का होना आवश्यक है। डी देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति के संतुलन और सुशासन के लिए विरोध पक्ष होना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया, ये अनिवार्य यहाँ पर सही करने के लिए लाया गया। पूरा कथन जो है संतुलित बना दिया गया। परिच्छेद क्या कह रहा है देखिएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के बारे में सब लेखक द्वारा दिए गए संदेश में महत्वपूर्ण रूप से सर्वोत्तम संदेश है? ठीक है, तो अगर संदेश की हम बात करें, संदेश में तो निगमित पूंजीगत किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निगमित जो पूंजीवाद है वह किसी भी राज्य के लिए आर्थिक समृद्धि करना तो सबसे महत्वपूर्ण है, के लिए भी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए भी। देखते हैं, बी कह रहा है निगमित पूंजीवाद किसी आधुनिक राज्य द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। निगमित ना, यहां थोड़ा असंतुलन हो रहा है। निगमित पूंजीवाद की भूमिका के बगैर कोई राज्य लंबे समय तक अपने आर्थिक अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं रख सकता है। या संतुलन बनाया गया, कोई भी राज्य बोल दिया गया, थोड़ी इसकी संभावना बन रही है। निगमित पूंजीवाद और लोकतंत्र को सतत अस्तित्व के लिए परस्पर निर्भर हैं दोनों। तो यहाँ हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमें गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं निकालना मुश्किल है। यहाँ सी की संभावना ज़्यादा बन रही है, बट सी की संभावना ज़्यादा बन रही है। ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक समृद्धि से समृद्ध हुआ हो। यानी कि यहाँ पर डी वाला जो आंसर वो भी दिखाई देगी अब पहली लाइन में। आप डी की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे बढ़कर के उसकी बात को जो डी में लिखी है उसी बात को समाहित किया गया किसमें? सी में। तो इसलिए अभी मैं सी की तरफ जाऊँगा, इसलिए फिर भी और पढ़ेंगे। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी, कृषि से उद्योग और सेवा से अंतरण को, जो कि समृद्धि के लिए अनिवार्य है, सुकर बनाने में आवश्यक होता है। इससे रोजगार सृजित होते हैं तथा गैर सरकारी व्यवसाय में और अधिक संवेग लाए बिना देश की बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रचालन कर सकती है और देश और विदेशों में दोनों में प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर सकती है। एक पूंजी जीवंत निगम पूंजीवादी आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकता है, जो आगे वंचितों के लिए बेहतर कल्याणकारी के लिए और अवसरों के लिए अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग प्रदान करता है। सी विकल्प मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है, क्योंकि इस पूरी बात जो है ना उसका क्रश यहाँ संदेश यहाँ समाहित है पूरा। ये अगला प्रश्न, निगम जो पूंजीवाद श्रमिक बल की वृद्धि करता है और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करता है। जो निगमित वाला है वह ये बोला कि पूंजीवाद श्रमिक बल पर जो है उसकी वृद्धि करता है, निगमित, और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। जनसंख्या के निर्धन लोग और वे लोग जो हाशिए पर हैं, अधोमुखी धन स्राव प्रभाव यानी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण निगमित पूंजीवाद द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर ये गलत है और ये सही हो गया, तो आपका जो दूसरा है वह सही हो जाएगा, तुरंत दूसरा बी आ जाएगा इसमें। तो 62 का बी है, ठीक है। यहाँ तो और अच्छा दिया है, बिल्कुल एक लाइन का दिया है, तो पढ़ ही लेते हैं भाई डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। स्वैच्छिक संघों का अंतर्जाल नेटवर्क अपेक्षाकृत शक्तिहीन व्यक्ति और संभाव्य रूप से शक्तिशाली राज्य के बिना बफर के रूप में स्थित होता है। तो यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो कौन सा आएगा? 63 में देखिए जरा, परिषद की बात कर रहा है। राज्य के अंदर कतिपय समूहों की प्रतिकूलता
के विरुद्ध अपने संकल्प को व्यवहार में परिवर्तित करने की असमर्थता पर बल देता है। ठीक है, यह अपने सदस्यों के कल्याण के उन्नयन और उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहकारी संगठन है। यहां कहा बफर जोन की बात, सहकारी संगठन ऐसा नहीं होगा, सहकारी संगठन बफर जोन का काम नहीं करता। यह व्यक्तियों को पार्थक्य की स्थिति से बाहर ले आता है और उन्हें सर्व सामान्य प्रयासों में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। ये थोड़ी बातें कुछ अजीब सी लग रही है, ऐसे कोई शब्द वहाँ प्रयोग ही नहीं हो रहे, ना हो रही, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी डी देखते हैं। यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार की निष्ठाएं और लगाव रखने देता है। ये तो गलत हो रहा है, नागरिकों के बारे में बात हो रही है, गलत ही हो गया। अब यहाँ पर हमारे सामने ये तो गलत हो गया, बी काट दिया हमने, डी काट दिया है, फिर भी हमारा ए और सी में जाएंगे तो यह व्यक्तियों को पार्थक्य की स्थिति से बाहर ले जाता है और यह सर्वमान्य प्रयासों में भाग लेते हैं। अभी रुकिए, अपन एक बार और उसको जो कथन दिया गया उसको एक बार और पढ़ते हुए चलते हैं। स्वैच्छिक अंतर्जालों के अंतर्गत नेटवर्क ऑपरेशन किया तो शक्तिहीन व्यक्ति और संभाव्य के रूप में शक्तिशाली राज्य के रूप में के बीच बफर का काम करता है। राज्य की यह वह इकाई होती हैं जो राज्य के अंदर कतिपय समूहों की प्रतिकूलता के विरुद्ध अपने संकल्प को व्यवहार में परिवर्तित करने में असमर्थता पर बल देता है। हाँ, मतलब संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो 63 का है वह ए ज़्यादा संभावित है, ए ज़्यादा संभाव है, ए की जो संभावना है वह ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए, ये जो अगला प्रश्न हमारा जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी की तरफ आते हैं। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद में व्यक्त है सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अब बात कर रहे हैं हम 71वें प्रश्न की, ठीक है ना। कीमत वृद्धि के मापन में केवल WPI का उपयोग किया जाना चाहिए, CPI के उपयोग को हटा देना चाहिए, ऐसा कुछ कहोगे क्या आप। मुद्रास्फीति दर का वर्तमान परिकलन अलग अलग मद या उपभोक्ता वस्तु की कीमत वृद्धि का सही मापन नहीं कर सकता। अरे काटो, रुकिए, बात क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति है ना, पर यहाँ पर मुद्रास्फीति दर का वर्तमान परिकलन, ठीक है, अलग अलग मदों या वस्तुओं की कीमत वृद्धि का सही से यहाँ मापन नहीं कर सकता है। रुकिए जरा, संतुलन बन रहा है यहाँ पर कि अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग मद हैं, अलग अलग कीमत हैं, तो सही से डेटा निकालना मुश्किल होता है। बिल्कुल बात तो सही आ रही है, थोड़ी बहुत बातें सही जाने का दिख रहा है। रुकिए जरा, इसको हम पढ़ेंगे उसके बाद निकालेंगे। मुद्रास्फीति के आंकड़े उपभोग टोकरी में सेवाओं को न्यून रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो न्यून रूप से प्रस्तुत करते टोकरी में मुद्रास्फीति की ये एक साथ नहीं किया जाता, अलग अलग होता है ना। मुद्रास्फीति दर की जानकारी वास्तव में देश के किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आ सकती। मुद्रास्फीति की दर की जानकारी जो है वास्तव में जो देश के किसी भी व्यक्ति के काम नहीं थी। ऐसा भी थोड़ा देखते हैं, ये बात जो थोड़ी नेगेटिव लग रही है, बी और डी में कन्फ्यूजन है, तो हम बात करेंगे वहाँ नेगेटिव बात की गई है क्या कथन में मतलब जो परिच्छेद है, परिच्छेद को पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पर। मुद्रास्फीति की एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं सभी के लिए एक समिष्ट होती है। उपभोग की विभिन्न मदों के लिए कीमत वृद्धि अलग अलग होती है, अतः यह जो एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को भारित मान निर्दिष्ट करने से मिलती है। WPI के लिए उत्पादन के भारित मानों का उपयोग किया जाता है। CPI के लिए उपभोग टोकरी कंजम्पशन जो बकेट है, बकेट मतलब जो आपकी लेके जा रहे हैं का उपयोग किया जाता है, किंतु व्यक्ति समरूप नहीं होता। उपभोग टोकरी गरीब, मध्य वर्ग और धनी व्यक्ति के लिए अत्यधिक रूप से अलग अलग होती हैं, अतः CPI इन वर्गों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है और एक सम्मिश्र सूचकांक निकालने के लिए इन टोकरियों के औसत का परिकलन अपेक्षित होता है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बी विकल्प ज़्यादा सटीक हो गया अब कि वहाँ व्यक्तियों की जानकारी के बारे में तो बोला ही नहीं, होना नहीं होना। यहाँ इस बारे में बात की गई है
कि अलग अलग होने पर ये कीमत जो इसको निकालना मापन सही से नहीं हो पाता है, क्लियर मापन सही माप नहीं हो पाता है, बिल्कुल इसका बी आएगा, 71 का बी आएगा। 72 वाला लगाइए, 72 वाला प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो वह कौन सा है? उद्यमवर्ती में जो दिया गया उसमें विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो लोग विश्वसनीय होते हैं वे सर्वाधिक सुभेद्य होते हैं। धोखे का पात्र बने बिना कोई आर्थिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। विश्वास करना महत्वपूर्ण है यद्यपि इसमें खतरा होता है। तो आपको 72वां प्रश्न का लगाना है। तो यहाँ देखिए जो उद्यमी है, जो मान लीजिए आप एक उद्यमी है, उसमें विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं होती है। ये बताइए उद्यम वृत्ति में अगर विश्वास नहीं होता आप उद्यम कैसे करेंगे? खुद का रोजगार कैसे खोलेंगे? नहीं होगा, गलत हो गया बात। जो लोग विश्वसनीय होते हैं वे सर्वाधिक सुभेद्य होते हैं, यानी जो विश्वास करते हैं वो भेद सुभेद मतलब सभी के जो भेद है छुपा रखते हैं, सभी से भेद बचा कर रखते हैं। नहीं, जो विश्वसनीय होते हैं भेद खोलने का प्रयास करते हैं। धोखे का पात्र बने बिना कोई आर्थिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। धोखे का पात्र बने बिना, ये अभी हम इसको यहाँ देखते हैं, कथन पढ़ना पड़ा है, वाक्य से लग रहा है। बिना विश्वास करना महत्वपूर्ण है यद्यपि इसमें खतरा होता है। ये संतुलन दिख रहा है। डी विकल्प इसका आंसर है, लेकिन फिर भी हमें सी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सी को नजरअंदाज नहीं करते। यहाँ पढ़ते हैं एक बार, क्या दिया जरा पढ़िए। विश्वास को आमतौर पर अन्य लोगों के प्रति सुभेद्य होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि बी तो गलत हो गया है, सही ठीक है, पहली लाइन ने उड़ा दिया। उद्यमवर्ती में अन्य लोगों पर का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में तत्पर होना निहित है। मतलब स्वयं धोखे में रह सकते हैं लेकिन लोगों का विश्वास होना जरूरी है। लोगों के ऊपर विश्वास रखिए भले आपको धोखा मिल रहा हो। विशेषज्ञ प्रणाली में विश्वास वैश्विक व्यवहार का सार है। विश्वास स्वयं सामाजिक बाजार में परम वस्तु के रूप में उभर कर आता है और वैश्विक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टताओं में को परिभाषित करता है। विश्वास करने के आचरण का यह भी अर्थ है कि अन्य लोगों को समुचित आदर का स्थान देना, कतिपय पहलू में आशापूर्ण दृष्टि से देखना कि वे सक्षम हैं अथवा असक्षम नहीं। तो यहाँ पर जो विकल्प जा रहा है ज़्यादा वह क्या है? विश्वास करना महत्वपूर्ण यदि भी खतरा हो, तो डी विकल्प ज़्यादा सही है। आर्थिक धोखे वाली बात नहीं आएगी। चलिए